गुड इवनिंग, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हमारी क्लास है वो जीएस क्विज की दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इतिहास के 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद इससे पहले आपने नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो इनके बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। जैसा मैं पहले ही क्विज़ वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है, उसका एक उत्तर सेलेक्ट करना है और लास्ट में 10 प्रश्न जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। साथ ही साथ मैं जो भी प्रश्न करवाऊँगा उसके बारे में डिटेल जो है देता रहूँगा और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए तो आप उनको नोट भी कर सकते हैं। एक छोटा सा टारगेट है इस वीडियो के लिए कि इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक्स आप ज़रूर दिलवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। प्रश्न ये बहुत अच्छा है। ऑप्शन इसके देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। अब आपके दिमाग में या आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, क्यों ना हम थोड़ा सा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। तो एक आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये आपकी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की इमेज है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी एक संगठन था जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अकेले बाल गंगाधर तिलक ने ही इसकी स्थापना नहीं थी, इनके साथ और भी कई सारे संस्थापक थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर नाम देखें तो किसका आता है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब एक और प्रश्न बन जाएगा कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 12 अक्टूबर 1884 जो है डेट थी जब इसकी स्थापना हुई। स्थापना इसकी कहाँ पर हुई थी? पुणे में हुई थी। तो पुणे में स्थापित ये पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक पावर पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो इसके सह संस्थापकों की बात करें या बाल गंगाधर के अलावा और कौन इसके संस्थापकों में शामिल था, तो एक वामन शिवराम आपटे और गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब और अगर एक प्रश्न पूछेगा इससे तो वही आ सकता है कि आपकी जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी थी ये किससे एसोसिएट थी। ठीक है, तो ये एक फर्ग्यूसन कॉलेज था, उससे एसोसिएट थी, अभी भी उससे ही एसोसिएट है, दिखाता है। अगर देखेंगे तो उस पर लिखा मिला रहेगा जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन आप सुन लीजिएगा। ऑप्शन है अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज और ऑप्शन डी है अन्य। यानी उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? आर्य समाज। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में? आर्य समाज के बारे में और ब्रह्म समाज के बारे में। तो आर्य समाज की अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1850 के आसपास भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था किसका? जो वेस्टर्न कल्चर है या फिर पाश्चात्य सभ्यता है उसका। ऐसे में हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं खो रही थी। जो हिंदू था और उसकी जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे जो है वो पतन की ओर थी। तो ऐसे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक सरल सा प्रश्न ये बनता है कि स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? 1875 में हुई थी। मे बी 10 अप्रैल था, आप देख लीजिएगा 10 अप्रैल 1875 था। अगर गलत हूँ तो कमेंट करके मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। अब एक पॉइंट और आपसे पूछा जाता है, उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हिंदू सुधार। ठीक है, हिंदू सुधार आंदोलन था एक प्रकार से। ये जो कल्चर था इंडियन उसको जो है वापस ले आना। अब एक पॉइंट और इसमें बनेगा कि ये जब आर्य समाज की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, तो इनको प्रेरणा किससे मिली थी? किससे प्रेरित होकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो मथुरा के एक स्वामी थे जिनका नाम था विरजानंद।
ठीक है, एक पॉइंट और देख लीजिएगा, आर्य समाज का अर्थ होता है भद्रजनों का समाज या भद्र सभा। ठीक, अब थोड़ा सा ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आप सब जानते हैं कब हुई थी, 1828 हुई थी। डेट क्या थी, 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना या संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। अब इनका उद्देश्य क्या था, ब्रह्म समाज की स्थापना के पीछे इनका उद्देश्य था कि भारत में तमाम सारी कुरीतियाँ उस समय व्याप्त थीं, जैसे बहुविवाह, एक आदमी जो है एक से अधिक विवाह कर सकता था। सती प्रथा आप समझ ही गए होंगे, पति अगर मर गया है तो वाइफ को भी क्या होना है, पति के साथ ही आग में जल जाना है। और जातिवाद, छुआछूत, तमाम ऐसी बुराइयां जो हैं वो हमारे समाज में मौजूद थी, उनको समाप्त करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ 2 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ये प्रश्न शायद आपके लिए नया हो, अगर नया है तो आप इसके बारे में बड़ी सारी चीज़ें जानेंगे, और आप पहले से इसके बारे में जानते हैं तो कुछ चीज़ें इसके बारे में और बताऊंगा, आपकी और इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होगी। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके अंडमान निकोबार, ऑप्शन है बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तमिलनाडु। अब आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना कैसे और क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है, उस पर अगर हम बात करें तो 1892 एक तिथि है, 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे या कन्याकुमारी गए थे। ठीक है, अब कन्याकुमारी जब ये गए तो वहाँ से ये समुद्र में उतर गए और तैरते तैरते एक विशाल शिला, एक विशाल खंड पर पहुँच गए। ठीक है, कन्याकुमारी से तैरकर एक विशाल शिला या खंड पर पहुंच गए जो कि समुद्र के बीच में था, वहां पर पहुंच गए और इसी स्थान पर इन्होंने साधना करनी स्टार्ट कर दी। अब जब इन्होंने साधना करनी स्टार्ट कर दी तो वहीं पर इनको जो है वो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ठीक है, मार्गदर्शन वहीं पर इनको प्राप्त हुआ और उसी के बाद क्या हुआ कि 1970 में उन्हीं की स्मृति में क्या किया गया, यहाँ पर एक विशाल भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया 1970 में, जिसको नाम क्या दिया गया, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है, तो कहाँ पर है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, समुद्र के बीच में है और यहाँ पर एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या फिर हम कहें इनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था विवेकानंद को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर क्या है हमारा, 4। अब प्रश्न नंबर 4 आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी है लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय कौन थे, इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं और गांधी जी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, चलिए कौन थे, तो सबसे पहले लियो टॉलस्टॉय की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि लियो टॉलस्टॉय का जन्म रूस में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, रूस में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 9 सितंबर 1828 को। प्रोफेशन से क्या थे, ये एक लेखक थे। लेखक के पहले इन्होंने सेना में भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सेना में भी ये भर्ती हुए थे और काफ़ी समय तक सेना में ये रहे हैं। उसके बाद वहीं पर इन्होंने लेखन का काम शुरू किया था और बाद में सेना से इस्तीफा दे दिया था। वापस जो है ये लेखन के कार्य में लग गए थे। इनकी जो पहली रचना थी उसका नाम था चाइल्डहुड सन, जो कि 1852 में प्रकाशित हुई थी और जिस पत्र में ये प्रकाशित हुई थी उस पत्र का नाम था कंठ पुरेरी। क्या नाम था उसका, कंठ पुरेरी नाम के पत्र में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, अब इसी प्रश्न में एक और ऑप्शन था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी एक लेखक ही थे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था और किस में मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1924 को। ठीक है, जन्म इनका डबलिन में हुआ था। आपको ये बताना है डबलिन किस देश की राजधानी है। जन्म हुआ कब था, 26 जुलाई 1856 को।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। अगर पहली बार सुन रहे हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जानकारी वाला प्रश्न होगा। ऑप्शन है आपके मजदूर दिवस, ऑप्शन बी है गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी है महिला दिवस, ऑप्शन डी है शहीद दिवस। चुनिए अपना उत्तर। चलिए तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, क्या होगा? गणतंत्र दिवस। अब आप इमेज में देख रहे होंगे, इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर गणतंत्र दिवस की एक इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ। लिखता है कि हर साल गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस कब होता है? कब होता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। हर साल गणतंत्र दिवस पर तमाम सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तमाम सारी झांकियाँ होती हैं, तमाम सारे फंक्शंस होते हैं, नाच गाने के कई सारे प्रोग्राम होते हैं। तो ये प्रोग्राम सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं और जब ये गणतंत्र दिवस का समारोह समाप्त होने वाला होता है तो हमारी तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना क्या करती है? एक पारंपरिक बैंड धुन बजाती है, पारंपरिक बैंड धुन का मार्च करती है। जब ये बैंड धुन बजने लगती है, जब इस बैंड धुन का मार्च होने लगता है तो वहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं उनको समझ में आ जाता है कि अब जो है वो गणतंत्र दिवस समारोह अपने समापन की ओर है। तो गणतंत्र दिवस समारोह जब अपने समापन की ओर होता है तो एक पारंपरिक धुन बजाई जाती है, उसका मार्च किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? बीटिंग द स्ट्रीट, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? भारत के गणतंत्र दिवस समारोह से। भारत का गणतंत्र दिवस समारोह का मतलब जब वो समाप्त हो रहा होता है तो ये धुन भारत की तीनों सेनाएं आपस में मिलकर इसका मार्च करती हैं, बजाती हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की अगर हम मूव करते हैं तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि देश बंधु की उपाधि से उपाधि संबंधित है, यानी कौन से को देश बंधु कहा जाता था? प्रश्न बहुत अच्छा है। ऑप्शन देख लीजिएगा, BR अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पॉल, रविंद्रनाथ टैगोर और चित्तरंजन दास। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, क्या होगा? चित्तरंजन दास, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हो जाती है किसके बारे में? चित्तरंजन दास के बारे में। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ है और इनके बारे में विशेष बातें क्या हैं। तो चित्तरंजन दास का जन्म कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता में 5 नवंबर 1870 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। चित्तरंजन दास को जो है प्यार से क्या बोला जाता था? देश बंधु, या जिसको साधारण भाषा में हम कह सकते हैं देश का मित्र, ठीक है। तो इन्हीं को देश बंधु कहा जाता था। और ये जो है एक महान राष्ट्रवादी थे। महान राष्ट्रवादी का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए होने वाले तमाम सारे आंदोलनों में जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छे विधि शास्त्री थे, या हम कह सकते हैं कि ये क्या थे? एक बहुत अच्छे वकील थे, ठीक है। अब वकील का जब जिक्र हुआ है तो एक पॉइंट और मैंने ऐड किया हुआ है कि एक अलीपुर षड्यंत्र कांड हुआ था 1908 में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अलीपुर षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1908 में हुआ था। तो अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 के जो अभियुक्त थे, जिनका नाम था अरविंद घोष, तो उनके बचाव के लिए जो है वकालत किसने की थी? चित्तरंजन दास जी ने की थी, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जब ये असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे तो इन्होंने अपनी वकालत को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, ठीक। आगे अगर और पॉइंट इनके बारे में देखें, क्योंकि कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो इनसे पूछे जाते हैं। 1921 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। 1921 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जो कहाँ पर होता है? अहमदाबाद में। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? CR दास साहब ही थे, CRD थे, ठीक है। और एक और पॉइंट आप समझ लीजिए इसमें, अगला है कि 1923 में लाहौर तथा 1924 में, ठीक है, 1923 और 1924, 1923 में लाहौर और 1924 में अहमदाबाद में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इन्होंने ही की थी। अब इस प्रश्न से एक प्रश्न मैं आपको देता हूं कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, और किसने की थी? अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।
अब हम अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 की ओर मूव करने वाले हैं। दिया हुआ है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर पूछ रहा है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन है जर्मनी, भारत, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंग्लैंड। यानी विश्व का पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय था वो कहाँ पर बनाया गया था, इंग्लैंड में बनाया गया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत में जो पहला ओपन यूनिवर्सिटी था, भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोला गया था, आंध्र प्रदेश में खोला गया था। कहीं कहीं इसकी डेट कुछ और दिखाता है, कहीं कहीं 1956, ज़्यादातर जगह कहाँ पर दिखाता है 1956 में। तो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में खोला गया था। अब यहाँ पर कुछ जानकारी मैं और दूंगा। भारत के 10 प्रमुख जो हैं, वर्तमान के भारत के प्रमुख 10 ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक से तो प्रश्न भी, एक आध से तो प्रश्न भी बनता है। तो एक जो ओपन यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम इग्नू भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। यहाँ से प्रश्न आपका आया है। दूसरा है सिम्बोसियस सेंटर फॉर डिस्टेंसिंग लर्निंग, ये कहाँ पर है, पुणे में है। ये प्रश्न पूछा गया है, सिम्बोसियस सेंटर फॉर डिस्टेंसिंग लर्निंग किस जगह पर स्थित है, कहाँ स्थित है, तो पुणे में। इसकी स्थापना कब हुई है, 2001 में हुई है। उसके बाद अगला है IMT डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, यूपी गाजियाबाद में है। इसके बाद एक और है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिक्किम में है, आप जानते हैं। यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र में। एक और है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट, तो आसानी से बता देंगे, चेन्नई में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसके बाद एक और है जिसकी अगर हम बात करें, दिया हुआ है कि MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। और जो भी चीज़ें हैं, जो आपको नई चीज़ें मिल रही, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं थी, उनको ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सॉरी। अब आगे अगर बात करें तो अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको, दिया हुआ है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था। यानी शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सैडलर आयोग की नियुक्ति कब हुई है। ऑप्शन है 1911, 1917, 1920 और 1922। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। उम्मीद कर रहा हूं कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1917। तो मैं आपको सैडलर आयोग के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग ब्रिटिश काल में बने हैं, यानी आपके जो आपका स्वतंत्रता से पहले जितने भी शिक्षा सुधार से संबंधित आयोग या जो भी चीज़ें बनी हैं या जो भी आपके कमीशन बने हैं, उनके बारे में मैं आपको सीरियल से बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। अब देखिए, अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले भारत में शिक्षा में सुधार के लिए एक आपका वुड डिस्पैच तैयार किया गया था, जो कि कब आया था, 1854 में। ठीक है, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच, यानी जिसको वुड डिस्पैच कहा जाता है, चार्ल्स वुड ने इसको तैयार किया था। और इसी को भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन आया है, सीक्वेंस में क्वेश्चन अब आ जाते हैं, या वुड डिस्पैच किस वर्ष आया है ये दे दिया जाता है प्रश्न, तो 1854 में आया था। इसके बाद दूसरा जो आया, जिसको हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, और ये कब 1882-83 में आया है। ठीक है, अब हंटर कमीशन ने क्या किया था, इसने प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विकास को उपयोगी व स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की थी। इसने कहा था कि जो प्राथमिक एजुकेशन है, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसको उसमें सुधार किया जाए, और साथ ही साथ लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो है वो स्थानीय भाषा में, या प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में ही एजुकेशन या शिक्षा दी जाए। ठीक है, या मातृभाषा जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी। दो हो गए, सबसे पहले चार्ल्स वुड आया, फिर उसके बाद हंटर कमीशन आया है। अब इसके बाद अगर बात करें तो एक और बना था, जिसका नाम था रैले आयोग। ये कब बना था, 1902 में बना था। याद रखिएगा, 1854 चार्ल्स वुड
डिस्पैच, हंटर कमीशन 1882-83 और फिर उसके बाद रैले आयोग 1902। अब रैले आयोग की बात करें जो कि 1902 में बना है, इसने विश्वविद्यालय शिक्षा का आकलन करने तथा उसकी कार्य क्षमता के संदर्भ में सुझाव देते हुए टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। यानी टॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे और इसने क्या बोला था, इसने कहा था विश्वविद्यालय की शिक्षा है उसको हम देखेंगे, परखेंगे और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हम सुझाव देंगे, या इसने ये काम किया था। अब इसी रैले आयोग की सिफारिश पर ही जो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। याद रखिएगा 1904 में आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और किसकी सिफारिश पर आया था, रैले आयोग 1902 की सिफारिश पर आया था। ठीक है, तो वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, रैले आयोग हो गया है। अब इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, सैडलर आयोग। चौथे नंबर पर हमको मिलता है सैडलर आयोग। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सैडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में जब इसका गठन किया गया तो इसके गठन का मुख्य उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का निदान करना। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो भी समस्याएं थी उनका निदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस आयोग में 2 सदस्य शामिल थे। ठीक है, एक थे आपके डॉक्टर माफ़ कीजिएगा, इस आयोग की जो अध्यक्षता की थी उनका नाम था डॉक्टर M.E. सैडलर। ठीक है, इनके अलावा 2 सदस्य इसमें और थे, एक का नाम था डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और एक थे आपके डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। 2 सदस्य और थे। तो इसमें सदस्य याद रखिएगा, अध्यक्ष थे डॉक्टर M.E. सैडलर और इसके अलावा सदस्य थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इस आयोग ने जो आपका 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था उसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी। ठीक है, तो सैडलर आयोग आपका चौथे नंबर पर बना है। पहला 1854 वुड डिस्पैच, फिर 1882-83 में आया हंटर आयोग, फिर 1902 में आया है आपका रैले आयोग और फिर 1917 में आया है क्या, आपका सैडलर आयोग। अब इसके बाद अगर बात करें तो एक और समिति बनी थी जिसको हम बोलते हैं हार्टोग समिति या हार्टोग समिति। अब हार्टोग समिति की अगर बात करें तो ये 1929 में बनी है और इसने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। इसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे तो हमको और मिलेगी एक जिसका नाम है वर्धा योजना। वर्धा योजना 1937 में जो है इसका पूरा प्रारूप तैयार किया गया था और इसने क्या बात की थी वो आप समझ लो। इसने शिक्षा व्यवस्था को जीविकोपार्जन से जोड़ने तथा 7 वर्षों तक की शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क करने की मांग की थी। ठीक है, और कक्षा 2 सिफारिश की थी। तो याद रखिए सबसे पहले कौन आया, वुड डिस्पैच, फिर हंटर कमीशन, फिर रैले आयोग, फिर सैडलर, फिर हार्टोग समिति और उसके बाद वर्धा योजना। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करें तो दिया हुआ है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बताना नहीं है, ऑप्शन आप अपने चुन लीजिएगा। ऑप्शन आप चुनेंगे तो आप देखेंगे कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तेलुगु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर हम मूव करें तो प्रश्न दिया हुआ है कि दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। मतलब ये कहना चाह रहा है दूरदर्शन पर जब पहली बार समाचार प्रस्तुत किया गया था, उसका प्रसारण किया गया था, तो समाचार किसने पढ़ा था, समाचार एंकर कौन थी, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो आप अपना उत्तर चुन लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा, प्रतिमा पुरी। ठीक है, अब थोड़ा सा दूरदर्शन के बारे में तो बात करनी अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, तो देखिए समझिए थोड़ा सा, दूरदर्शन की जब भारत में शुरुआत हुई, ठीक है, दूरदर्शन की जब भारत में शुरुआत हुई थी उस समय प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था। यानी हफ्ते में 3 दिन प्रसारण होता था और केवल आधा घंटे का होता था। ठीक है, दूरदर्शन का पहले नाम था टेलीविज़न इंडिया, बाद में इसका नाम 1975 में क्या कर दिया गया, दूरदर्शन कर दिया गया। ठीक है, 1959 में दूरदर्शन आपका शुरू हुआ था, 1959 में दूरदर्शन शुरू हुआ था और 1965 में रोजाना प्रसारण प्रारंभ हुआ। ठीक है, 5 मिनट का पहले न्यूज़ बुलेटिन होता था। अब समझिए 1959 में दूरदर्शन स्टार्ट हुआ है, दूरदर्शन का नाम क्या है उस समय, टेलीविज़न इंडिया। बाद में इसका नाम 1975 में क्या किया गया, दूरदर्शन किया गया और 1965 से रोजाना प्रसारण जो है वो
था। स्टार्टिंग में क्या होता था, पहले आधे आधे घंटे का ही प्रोग्राम आता था दिन में, हफ्ते में केवल 3 दिन। अब 1986 में क्या हुआ, इस पर रामायण और महाभारत सॉरी का प्रसारण शुरू किया गया। रामायण और महाभारत का जब प्रसारण शुरू किया गया तो सड़कों पर सन्नाटा एकदम हो जाता था, जैसे कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो अब देखिए 1982 में क्या हुआ कि यूनेस्को को आप सब लोग जानते हैं, यूनेस्को ने क्या किया कि भारत को या दूरदर्शन 1982 में रंगीन दूरदर्शन की शुरुआत हुई। रंगीन दूरदर्शन की शुरुआत का मतलब यह है कि कलर टेलीविज़न स्टार्ट हो गया, और यूनेस्को ने भारत को क्या किया, दूरदर्शन शुरू करने के लिए $2000, माफ़ कीजिएगा ये $20,000 और 180 फिलिप्स टीवी सेट दिए थे। ठीक है, तो ये आपका दूरदर्शन या उससे संबंधित जो भी कुछ फैक्ट्स हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, जिससे क्या होगा कि लोगों की जानकारी बढ़े और ये चैनल, आपका जो अपना चैनल है, थोड़ा सा तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच।